राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में इस वक्त हो रही है मूसलाधार बरसात। जी हां, बारिश से दिल्ली की सड़कों पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम लग गया है। दक्षिण और पूर्वी दिल्ली में सबसे ज्यादा बुरी स्थिति है। तस्वीरें आपके सामने हैं। इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर लबालब पानी भरा है और ट्रैफिक रेंग रहा है। NH 24 पर ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। धौला कुआं में भी सड़कों पर पानी भरा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजधानी दिल्ली की, जहां हर जगह आज भयंकर बरसात हुई, मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद ये ट्रैफिक जाम जो है वो देखने को मिल रहा है। इंडिया गेट पर भी भयंकर जाम लगा हुआ है और लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो धौला कुआं, राजा गार्डन और NH 24 की तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें हैं राजधानी की। बहुत लंबा इंतजार किया बरसात का, लेकिन बरसात जब आई तो राहत देने के साथ साथ लेकर आई ढेर सारी मुसीबतें। घंटों का ट्रैफिक जाम दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। आज सुबह से ही दिल्ली में मूसलाधार बरसात हो रही है। दिल्ली के साथ साथ देश के और कई इलाकों में आज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से काफी लोगों को परेशानी देखने को मिल रही है। लेकिन दिल्ली की हालत इस वक्त हम आपके सामने इन तस्वीरों के जरिए रख रहे हैं, जहां ट्रैफिक जो है वो रेंग रहा है, क्योंकि इतनी बरसात के बाद यहां पर सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। और जानकारी के साथ कपिल शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। कपिल, तस्वीरें हमारे सामने हैं। एक बरसात और दिल्ली की वही हालत हर बार की तरह, इस बार भी वही तस्वीरें हमारे सामने है। लोगों को भयंकर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इतना ट्रैफिक जाम है। हाँ बिल्कुल पूनम, लोग रिंग रोड और जो मुख्य सड़कें हैं जिन पर ट्रैफिक का दबाव इस वक्त होता है और वाटर लॉगिंग की वजह से वहां पर जाम के हालात बन गए हैं, इसलिए घंटों से जाम से जूझ रहे हैं। हालांकि अब जो बारिश है वो थम गई है, इसलिए थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन जो वाटर लॉगिंग है रिंग रोड पर और दूसरी जो मुख्य सड़कें हैं उस पर, उसकी वजह से जो जाम है वो अभी भी लगा हुआ है। NH 24, राजा गार्डन और धौला कुआं का जो इलाका है वो सबसे ज्यादा प्रभावित है। बिल्कुल कपिल, अगर आप हमारे दर्शकों को एक अपडेट दे सके कि कौन कौन से इलाके हैं जहां पर बहुत ज्यादा जाम लगा है और कौन से इलाके हैं जहां स्थिति थोड़ी सी बेहतर हुई है। देखिए, चूंकि बारिश थम गई है इसलिए लगभग सभी सड़कों पर जो राहत महसूस कर रहे हैं, जो सड़कों पर फंसे हुए थे, लेकिन अभी भी जो धौला कुआं का इलाका है और चाणक्यपुरी का इलाका है, राजा गार्डन का इलाका है, बदरपुर मेहरौली रोड है, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर अभी भी जो गाड़ियों की रफ्तार है वो धीमी है। कई गाड़ियां हैं वो फंसी हुई हैं, क्योंकि बहुत सारे पैचेज ऐसे हैं जहां पर वाटर लॉगिंग अभी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल इस जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली की हालत इस वक्त काफी खराब दिख रही है। सड़कों पर भारी जाम नजर आ रहा है। बारिश भले ही थम गई हो, लेकिन ट्रैफिक की हालत काफी खराब है। जिधर देखो बारिश ही बारिश, आफत बन गई है ये बारिश। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली से लेकर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी बारिश ने मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। आज बारिश में मुंबई भी डूब गई, जगह जगह पानी भर गया, सड़कें पानी में समा गई। तो बारिश ने मुंबई में रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दी। मुंबई में बारिश आते ही मुसीबत दस्तक दे देती है और ये तस्वीरें भी मुंबई वालों की मुसीबत को साफ साफ बयां कर रही है। आप इस तस्वीर को देखिए। BMC के कर्मचारी डेंजर का बोर्ड लगा रहे हैं। ये तस्वीर है मुंबई के हिंदमाता की। सोचिए, बारिश के आते ही यहाँ खतरा पहले आकर खड़ा हो गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि स्कूल के बच्चों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये देखिए, बसें और दोपहिया वाहन भी पानी में आधे आधे डूबे हुए हैं। ये तमाम तस्वीरें हिंदमाता की हैं। मुंबई में देर रात से ही रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते पूरी मुंबई का हाल बेहाल हो गया है। बारिश ने मुंबई का हाल बेहाल कर दिया है। इस वक्त हम हिंदमाता में है, जहां हर बार की तरह आपको पानी से लबालब सड़क दिखाई देगा, जहां लोग चल नहीं रहे बल्कि तैरने जैसा उनका हाल हो गया है। गाड़ियां धीमी गति में चल रही है, कछुए की चाल में चल रही है। इसे सिर्फ मुंबई में नहीं, हिंदमाता में नहीं, बल्कि आसपास के जितने भी इलाके हैं, सबब्स है या फिर साउथ मुंबई है, वहां बारिश इतनी जोरदार हुई है कि 3 घंटों में जो मौसम विभाग का जो आंकड़ा है वो काफी बढ़ गया है। सोमवार की सुबह से ही आफत की बारिश ने पूरी मुंबई को परेशान करके रख दिया।
जगह जगह पानी भरा हुआ है तो कई जगह जबरदस्त ट्रैफिक जाम हो गया है। ये लंबी कतार आप जो देख रहे हैं ये अंधेरी से दादर जाने का रास्ता है, लेकिन यहाँ पर लगातार ट्रैफिक की समस्या से आम मुंबईकर जूझ रहा है। लगातार लंबी कतारें गाड़ियों की साफ दिख रही हैं और जो सफर महज आधे घंटे में तय किया जा सकता था वो थोड़ी सी ही बारिश होती है और उसके चलते जो भारी जाम लगता है उसके बाद वो आधे घंटे का सफर 1 से 1.5 घंटे के सफर में तब्दील हो जाता है। साफ अंदाजा लगा जा सकता है कि किस तरीके से मुंबईकरों को इस थोड़ी सी बारिश में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई की अंधेरी में बारिश ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिए तो हिंदमाता तो जैसे पूरा ही पानी में डूब गया। मुंबई में बारिश के लिए प्रशासन ने क्या इंतजाम किए हैं इसकी पोल खुलकर सामने आ गई। समीर दीक्षित के साथ वीरेंद्र सिंह घुनावत, मुंबई आज तक। और हम आपको एक अपडेट देते हैं। दिल्ली में बरसात फिलहाल थम गई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक कई जगहों पर सामान्य हो गया है। जो जाम घंटों से लोगों को परेशान कर रहा था वो अब धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। यहां पर लोगों का हाल बारिश की वजह से बेहाल है और सरकार बेहाल है विपक्ष के हमलों से। ऐसे में प्रधानमंत्री लेकिन कह रहे हैं हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी। अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू। कोयला घोटाले पर आज प्रधानमंत्री ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। बीजेपी को जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री ने शेरो शायरी का सहारा लिया। पीएम ने साफ कर दिया कि वो बेबुनियाद इल्जामों पर ज्यादा नहीं बोलते और उनकी खामोशी विपक्ष के हजारों सवालों से ज्यादा बेहतर है। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रश। जब देश की 125 करोड़ जनता 1,86,000 करोड़ के घोटाले का जवाब मांग रही थी, प्रधानमंत्री ने शायरी का सहारा लिया। सीएजी की रिपोर्ट से उठे गंभीर सवालों का जवाब प्रधानमंत्री की खामोशी है। स्टेटमेंट बाय प्राइम मिनिस्टर। कोयला घोटाले पर विपक्ष इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। लाजमी है जब पीएम मीडिया से रूबरू हुए तो उनका दर्द छलक आया, दिल की बात जुबान पे आ गई। It has been by general practice not to respond to motivated criticism directed personally at me. My general attitude has been हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रश। सोमवार को भी संसद हंगामा और शोरगुल से ठप रहा। सदन में प्रधानमंत्री को कोयला घोटाले पर पूरा बयान देना था, लेकिन हंगामा इस कदर मचा कि चंद लाइन पढ़कर पीएम को चुप होना पड़ा। बाद में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने उन्हें संसद के सामने पक्ष नहीं रखने दिया। This is one occasion where I do want, and I ardently wish that I should be given the opportunity to speak to the Parliament at large and also the public at large, take them into confidence, and I'm sorry that the House is not allowed to function. पीएम ने बड़ी सख्ती से सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया और सीएजी की रिपोर्ट को विवादास्पद करार दिया। I wish to assure the country that we have a very strong and credible case. The observations of the CAG are disputable and they will be challenged when the matter comes before parliamentary committee, the parliamentary accounts committee. सदन में प्रधानमंत्री ने जो जवाब दिया उसका लब्बो-लुआब यही है कि उस वक्त कोयला मंत्रालय का मुखिया होने की मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन मुझ पर लगे सारे आरोप बेबुनियाद हैं और उनका कोई आधार नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट विवादास्पद है और उसके आंकड़े कई तकनीकी बिंदु पर सवालों की घेरे में है। सीएजी का ये कहना कि 2006 में नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जा सकती थी, इस दावे का आधार भी खामियों से भरा है। कोयला और लिग्नाइट का उत्पादन करने वाले कई प्रमुख राज्य मसलन पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान, जहां विपक्षी दलों का शासन था, नीलामी की प्रक्रिया के खिलाफ थे। 1993 से केंद्र की सभी सरकारें कोयला खदानों के आवंटन की नीति पर चलती रहीं, लेकिन जब कोयला खदानों की मांग बढ़ी तो सबसे पहले यूपीए 1 की सरकार ने ही नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने की पहल की। फिलहाल सीएजी की रिपोर्ट संसद में है और इस पर संसदीय प्रक्रिया का ही पालन होना चाहिए। I appeal to the opposition to come back to the House to debate all these issues and let the country judge where the truth lies. जाहिर है पीएम के पलटवार के बाद कांग्रेस ने भी गर्म तेवर दिखाए।
स्टेटमेंट उन्होंने सुनने का प्रयास ही नहीं किया। तो अब कम से कम जो सरकार कहना चाहती है वो स्टेटमेंट में लोगों को तो पता चलेगा ना। अब तो उस स्टेटमेंट के आधार पर हम सब बाहर जो मुद्दे प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में उठाए हैं, बताए हैं, उसकी हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष पीएम के बयान से संतुष्ट नहीं। जो उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री को बचाने की कोशिश की है, जबकि लॉ मिनिस्ट्री की बात बिल्कुल सही है, उन्होंने जो सुझाव दिया वो सही है। और आज भी उस सुझाव को फिर से हमारे दोनों नेताओं ने दोहराया कि आप या तो ये जितने सारे 142 जितने सारे आवंटन हैं वो सब कैंसिल करिए और बिडिंग करवाइए। इतने साल हो गए, 2004 में निर्णय हुआ और 2012 में आकर के सीएजी ने जब ये कहा है तब उस पर ये बात कार्रवाई। हालांकि प्रधानमंत्री अपनी सफाई देने में कामयाब हो गए, लेकिन अपने जवाब में उन्होंने नया कुछ नहीं कहा। सीएजी की रिपोर्ट पर सवाल उठाकर प्रधानमंत्री ने मानो अपनी सरकार के कामकाज पर ही सवाल उठा दिया। उनके पास इस बात का भी जवाब नहीं है कि आखिर वो निष्पक्ष जांच के लिए क्यों तैयार नहीं है। हंगामे के बीच प्रधानमंत्री ने अपनी बात तो रख दी, लेकिन विपक्ष को शिकायत है कि उसकी बात सुनी ही नहीं गई। वो तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहता है, लेकिन सरकार कहती है कि बहुमत दिखाने वो तैयार है। साफ ये लड़ाई चलती रहेगी और इसी हंगामे के बीच दोनों कोशिश करेंगे कि एक दूसरे के दामन पर ज्यादा से ज्यादा दाग दिखा पाए। अमिताभ सिन्हा के साथ संदीप संवलकर, दिल्ली, आज तक। कोयला घोटाले में कांग्रेस ने मोटा माल बनाया है, यह संगीन इल्जाम है बीजेपी का। प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ी बीजेपी ने अब कांग्रेस पर भी हमला बोल दिया है। पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ इस हल्ला बोल में नेताओं की पूरी फौज लगा दी है। हजारों जवाबों से बेहतर है मेरी खामोशी, हजारों जवाबों से बेहतर है मेरी खामोशी, वरना कितने सवाल बेआबरू होते हैं। पीएम की शायरी से पीएम पर ही तंज कसने का ये है सुषमा स्वराज का अंदाज। नेता विपक्ष मनमोहन का दर्द नहीं बयां कर रही, उल्टे मनमोहन की चुटकी ले रही हैं। जब आदमी सवालों के जवाब से खुद बेआबरू होने की चिंता करता है तो खामोशी पसंद करता है। वास्तव में सवाल इतने तीखे थे प्रधानमंत्री जी कि इनके जवाब देकर आप स्वयं बेआबरू होते और इसीलिए आपने खामोश रहना पसंद किया। आवंटन से संबंधित सुषमा यही नहीं रुकी, साफ कर दिया कि कोई साथ आए ना आए, बीजेपी पीएम के इस्तीफे की मांग से पीछे नहीं हटने वाली। और इस बार तो हमले का दायरा भी बढ़ा दिया, पीएम के साथ उनकी पूरी कांग्रेस पार्टी को भी लपेट लिया। रेवेन्यू तो जरूर आया है, लेकिन वो सरकारी खजाने में नहीं आया, वो कांग्रेस पार्टी के खजाने में आया है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से नेता प्रतिपक्ष के नाते ये आरोप लगा रही हूं कि इन कोल ब्लॉक आवंटन की यदि निष्पक्ष जांच हो जाए तो सरकार के साथ कांग्रेस पार्टी साथ में कटघरे में खड़ी होगी और बराबर की दोषी साबित होगी। मैं सीधे सीधे देहाती भाषा में कहूं, इस अलॉटमेंट में कांग्रेस पार्टी को मोटा माल मिला है, मोटा माल। बीजेपी ने पीएम को संसद के दोनों सदनों में बोलने से तो रोक दिया, लेकिन जब पीएम की सफाई पर हल्ला बोल का मौका मिला तो पूरी फौज एक साथ खड़ी हो गई। सुषमा स्वराज के साथ साथ अरुण जेटली ने भी मोर्चा संभाला और मनमोहन के इस्तीफे के साथ साथ कोयला खदानों का आवंटन रद्द करने की मांग भी कर डाली। प्रधानमंत्री जी प्रत्यक्ष जिम्मेवारी ले और अपना पद त्यागे। जैसे 2G में हुआ, घाटा हुआ कि नहीं हुआ, निजी लोगों को लाभ हुआ कि नहीं हुआ, ये स्पष्ट पता चल जाएगा। आप इन 142 कोल ब्लॉक्स को कैंसिल कीजिए। लेकिन बीजेपी की मुश्किलें भी कम नहीं है। जोर शोर से एनडीए की एकता की बात करने वाली बीजेपी को सोमवार सुबह ही झटका लग गया, जब प्रस्तावित एनडीए की बैठक टालनी पड़ी और साथ ही तमाम विपक्षी दलों की बैठक भी टालनी पड़ी। बीजेपी के आला नेताओं की बैठक में भी सिर्फ शिवसेना के नेता ही पहुंचे। उस वक्त एनडीए के सहयोगी जेडीयू और अकाली दल सदन में बहस की वकालत कर रहे थे। देखो, मैं ये समझता हूं कि अभी बहुत है, हमें भी सोचना चाहिए कि सांसद बहुत दिन बंद रहने से भी अच्छी बात नहीं है, कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। अलग थलग पड़े बीजेपी नेताओं के होश तोड़े, लेकिन सब ताल ठोकते रहे। किसी ने एनडीए की एकता की दुहाई दी तो कोई अकेले ही भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ने का ऐलान करने लगा। पहले भी मीटिंग हुई, शुक्रवार से पहले भी, और आज मेरे साथ शरद यादव जब गए स्पीकर के कमरे में तो उन्होंने कहा कि हम सुषमा जी की बात से बिल्कुल सहमत हैं,
वो एकदम सही कह रही है कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। ये शरद यादव जी ने मेरी मौजूदगी में आज लोकसभा स्पीकर को कहा। बहरहाल पीएम के इस्तीफे का सवाल नहीं और बीजेपी भी संसद न चलने देने पर अड़ी है, लिहाजा अब लड़ाई आर पार की हो गई है। आलम यही रहा तो मुमकिन है कि संसद जल्द ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाएगी। एक हफ्ते मनमोहन का इस्तीफा मांगने के बाद बीजेपी को यह लगने लगा कि इससे उनकी राजनीति नहीं चमकने वाली, इसलिए पैंतरा बदलते हुए पार्टी ने कांग्रेस पर ही पैसा वसूलने का आरोप मढ़ दिया। अब संसद चले न चले, लेकिन बीजेपी को यह लगने लगा है कि चुनावी मैदान में इस बहाने उनका पलड़ा भारी रहेगा। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। बीजेपी प्रधानमंत्री के इस्तीफे पर अड़ी है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि इसका सवाल ही नहीं उठता। दोनों की लड़ाई का ये नतीजा है कि पिछले कई दिनों से संसद में हंगामा चल रहा है। सियासी शय और मात के इस खेल में देश की जनता का पैसा पानी हो रहा है। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों को आबरू रखी। एक तरफ प्रधानमंत्री खामोशी की वकालत करते हैं तो दूसरी ओर बीजेपी ने हंगामे और शोर शराबे का दामन थाम रखा है। उम्मीद थी कि सोमवार को नजारे बदले बदले से होंगे, लेकिन नतीजा वही। 9 दिन चले 2.5 कोस। बीजेपी ने हंगामा बदस्तूर जारी रखा। संसद की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। अब एनडीए के सहयोगी भी बीजेपी के अड़ियल रवैये पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये कोई न कोई सोचना चाहिए, कोई सदन को तो चलना चाहिए कि मैं कैसे है तो बैठ के एनडीए को भी कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। सोमवार को लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने तमाम दलों के नेताओं को बुलाकर गतिरोध तोड़ने की कोशिश भी की। बीजेपी नेता सुषमा स्वराज और गोपीनाथ मुंडे शामिल भी हुए, लेकिन बीजेपी के अड़ियल रुख के कारण बात आगे नहीं बढ़ पाई। मैंने सुझाव दिया, मुद्दे हुए थे, स्पीकर साहब ने बताया था कि तो संविधान का हलाल ये कर रही है बीजेपी, खास स्पोर्ट्स ये लोग डेमोक्रेसी को हलाल कर रहा है, तो आपको चलाना है, एक्शन करिए, निकाल बाहर करिए, लोगों को सस्पेंड करिए। इस हफ्ते भी हंगामे के आसार बने रहेंगे। पूरे हफ्ते का कामकाज तय करने वाली लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी समिति में तय हुआ कि पीएम के बयान पर बहस के लिए नोटिस दिए जाएंगे। आरजेडी, समाजवादी पार्टी ने नोटिस देने का ऐलान भी कर दिया, लेकिन बीजेपी इस बैठक से नदारद रही। जाहिर है अब नोटिस जाए भी तो बहस की गुंजाइश नहीं। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि संसद में कोलगेट मामले में बहस होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर अपने पक्ष रखें, सत्ता पक्ष अपना पक्ष रखे। सत्ता पक्ष भी आरोप लगा रहा है कि एनडीए के 4 जो मुख्यमंत्री हैं उनके सहमत से आवंटन किया गया। ये भी अपनी सफाई रखें और उसके बाद फिर डिसाइड होगा अगला कदम कि क्या होना चाहिए। जाहिर है सरकार हर कोशिश में लगी है कि बीजेपी को अलग थलग किया जाए और आम आदमी को यही संदेश दिया जाए कि सरकार सदन चलाना चाहती थी, लेकिन इस शह और मात के खेल में नुकसान संसद का ही हो रहा है। मॉनसून सत्र के 11 दिन और पास हुआ सिर्फ एक बिल। पहले असम और अब कोलगेट पर मचे हंगामे के बीच ये सुर फिर से बुलंद होने लगे हैं कि क्या जनता का पैसा और संसद का समय बर्बाद करने वाले सांसदों के खिलाफ भी अब वक्त आ गया है कि कार्रवाई की जाए, या फिर कि हमेशा की तरह इस बार भी उनकी कार्रवाई को आंखें मूंदे ही देखा जाए और सजा सिर्फ जनता ही भुगतती रहे। उन्होंने कहा था कि 12 संजय शर्मा और रीमा पराशर के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। उनसे कह दिया था जनता का पैसा पानी हो रहा है, लेकिन उस पर किसी के पास कोई जवाब नहीं। बीजेपी ने हल्ला बोल शुरू किया तो सरकार के मंत्री भी कमर कसकर मैदान में उतर आए हैं। बीजेपी के सवालों का जवाब देने के लिए सरकार के 3 मंत्री एक साथ आए। विपक्ष पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। उधर सूत्रों के मुताबिक अब कांग्रेस प्रधानमंत्री के गले की हड्डी बन गई सीएजी रिपोर्ट की धज्जियां भी उड़ाने की तैयारी में है। कांग्रेस का बीजेपी पर पलटवार, जुबान संभाल कर बोले बीजेपी। नीलामी पर पहले क्यों चुप थे बीजेपी? बीजेपी के हल्ला बोल पर कांग्रेस ने किया है पलटवार। पीएम की सफाई पर बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस ने मीडिया से बात की और बीजेपी को पहले सभ्यता की पाठ पढ़ाई।
I believe one of the honorable leaders of the opposition used the words "mota mal." But I think such phrases should be avoided. कांग्रेस की तरफ से सूचना प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने भी मोर्चा संभाला। मोटा माल कमाने के बीजेपी के आरोप पर पूछा वो क्यों संसद ठप कर करोड़ों रुपए जाया कर रही है। और मुझे खेद इस बात का है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में हम सिर्फ आप लोगों की सहायता के साथ अपनी बात आगे लोगों तक पहुंचाएं, ये कहां तक उचित है। अगर उनको चिंता है कि कोल माइंस के वितरण में, आवंटन में घपले हुए, ये हुआ और जवाबदेही सरकार की है, इस केस में वो खास तौर पर प्रधानमंत्री को अपना शिकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो कौन जवाबदेही, किसकी जवाबदेही है कि पिछले 8 दिनों से जब पार्लियामेंट नहीं चली और लाखों करोड़ों रुपयों का खर्चा बर्बादी हो रही है, ये भी तो जनता का पैसा है, इसकी जवाबदेही किसके ऊपर हम डालें। दरअसल कांग्रेस भी अब आक्रामक रणनीति के फॉर्मूले पर चल रही है। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को पीएम का संसद में बयान भी इसी रणनीति का हिस्सा था। पीएम का बयान किसी वकालतनामा की तरह तैयार किया गया और कहा जा रहा है कि पीएससी में जवाब देने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अब 26 सितंबर 2006 को लिखे कानून मंत्रालय की चिट्ठी के सहारे सीएजी रिपोर्ट की धज्जियां उड़ाने की भी तैयारी में है। ये साबित करने की तैयारी है कि कैसे रिपोर्ट को सनसनीखेज बनाने के लिए सीएजी ने कानून मंत्रालय की चिट्ठी के उसी हिस्से को कोट किया जिसमें ये लिखा था कि सरकार चाहे तो नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर सकती है और इसके लिए कानून बदलने की जरूरत नहीं है। सूत्रों के मुताबिक कानून मंत्रालय की उसी चिट्ठी में ये भी लिखा था कि बेहतर होगा कि सरकार नीलामी के लिए कानून में बदलाव की प्रक्रिया शुरू करे, लेकिन सीएजी ने कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट तैयार करते वक्त जानबूझकर इसे नजरअंदाज किया। सूत्रों के मुताबिक बगैर सीएजी की मंशा पर सवाल उठाए रिपोर्ट के दूसरे पहलुओं पर भी सवालिया निशान लगाने की तैयारी है। यह साबित किया जाएगा कि सीएजी की रिपोर्ट तथ्यों के परे है, इसे सनसनीखेज बनाया गया है, आंकड़ों के तथ्य भी गलत है और कई महत्वपूर्ण बातों को नजरअंदाज किया गया है। बीजेपी की उम्मीदों के उलट सरकार ने झुकने के बजाय अब अपना रुख और कड़ा कर लिया है। सरकार कह रही है कि इस्तीफे और घोटाले का तो कोई सवाल ही नहीं और कोयला आवंटन में जो कुछ हुआ है बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से हुआ है। वो सीएजी की रिपोर्ट की धज्जियां उड़ाने की तैयारी में जुट गई है और विपक्ष को चुनौती दे रही है कि हिम्मत हो तो बहस कराकर देख लें। सूत्रों के मुताबिक 2006 की 11 सांसदों की उस चिट्ठी को भी सामने लाने की तैयारी में है जिसमें उन्होंने कोयला खदानों की नीलामी का विरोध किया था। इसमें 5 बीजेपी के, 3 कांग्रेस के, 1 जेडीयू का और 1 जेएमएम के सांसद के दस्तखत हैं। ऋचा रावत के साथ बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। कोयला को लेकर देश में सियासी कोहराम मच गया है। संसद की कार्रवाई ठप पड़ी है। संसद के बाहर सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। रेवेन्यू तो जरूर आया है, लेकिन वो सरकारी खजाने में नहीं आया, वो कांग्रेस पार्टी के खजाने में आया है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से नेता प्रतिपक्ष के नाते ये आरोप लगा रही हूं कि इन कोल ब्लॉक आवंटन की यदि निष्पक्ष जांच हो जाए तो सरकार के साथ कांग्रेस पार्टी साथ में कटघरे में खड़ी होगी और बराबर की दोषी साबित होगी। सीधे सीधे देहाती भाषा में कहूं, इस अलॉटमेंट में कांग्रेस पार्टी को मोटा माल मिला है, मोटा माल। मुझे खेद इस बात का है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में हम सिर्फ आप लोगों की सहायता के साथ अपनी बात आगे लोगों तक पहुंचाएं, ये कहां तक उचित है। अगर उनको चिंता है कि कोल माइंस के वितरण में, आवंटन में घपले हुए, ये हुआ और जवाबदेही सरकार की है, इस केस में वो खास तौर पर प्रधानमंत्री को अपना शिकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो कौन जवाबदेही, किसकी जवाबदेही है कि पिछले 8 दिनों से जब पार्लियामेंट नहीं चली और लाखों करोड़ों रुपयों का खर्चा बर्बादी हो रही है, ये भी तो जनता का पैसा है, इसकी जवाबदेही किसके ऊपर हम डालें। चलिए, सरकार और विपक्ष एक दूसरे से ही सवाल पूछ रही है, एक दूसरे पर ही हमला कर रही है और इस बीच आज प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी तो तोड़ी, लेकिन चुप्पी तोड़ने के साथ ही कहे गए कि खामोशी बेहतर है। अब बीजेपी प्रधानमंत्री की उस खामोशी पर ही सवाल खड़े कर रही है। करोड़ों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों को आबरू रखी। हजारों जवाबों से बेहतर है मेरी खामोशी, वरना कितने सवाल बेआबरू होते हैं। मैं कहना चाहती हूं
कि जब आदमी सवालों के जवाब से खुद बेआबरू होने की चिंता करता है तो खामोशी पसंद करता है। वास्तव में सवाल इतने तीखे थे प्रधानमंत्री जी कि इनके जवाब देकर आप स्वयं बेआबरू होते और इसीलिए आपने खामोश रहना पसंद किया।